दोस्तों गुड इवनिंग। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का ज्ञानोस्फीयर एडू यूट्यूब चैनल पे दोस्तों स्वागत है। अपन फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को चला रहे हैं और उसमें अपन ने 11वीं क्लास जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है, जो 11वीं क्लास है, उसकी 3 यूनिट दोस्तों कंप्लीट हो गई हैं। फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन और वेक्टर्स, इन तीनों क्लासों की न्यूमेरिकल भी मैंने आप लोगों को डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल करोगे उतनी ही चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, आज अपन चौथी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, लॉज ऑफ मोशन। 11वीं क्लास का पोर्शन है, सीनियर सेकेंडरी लेवल है, लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। यूनिट 4 लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को कि अभी जैसे शीतकालीन जो अवकाश होगा उसमें अपन एमएससी और बीएससी का पोर्शन ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि वो छुट्टियां हैं। तो एक सुबह वीडियो एमएससी पीजी की क्लासेस और एक शाम को वीडियो है वो यूजी की क्लासेस, अल्टरनेट 11-12 यूजी। लेकिन सुबह वाली क्लास होगी वो केवल पीजी की होगी। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि इन छुट्टियों में अपन पीजी तो मैक्सिमम कंप्लीट कर ही ले। आप लोग बस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ये चैनल हमेशा भविष्य में फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। किसी प्रकार का कोई ऐप नहीं बनाया जाएगा, ये एक सेवा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि बहुत से गरीब लोगों को हेल्प मिल सके और वो अपने मुकाम को हासिल कर सकें। तो देखिए दोस्तों, लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम, सबको आप लोगों को पता है क्योंकि ये शुरू से चलते आ रहे हैं कि भाई गति के न्यूटन नाम का वैज्ञानिक था जिसने गति के 3 नियम दिए। गति का प्रथम नियम जिसको अपन जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, और न्यूटन से पहले जो जड़त्व के बारे में डिस्कस किया था वो गैलीलियो नाम के वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो। और उसके बाद में न्यूटन साहब आए और न्यूटन ने उसको क्या नया दिया, एक नियम के थ्रू बना दिया जिसको अपन न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम या गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों जड़त्व के प्रकार हो गए कि भाई गति का जड़त्व है, विरामावस्था का जड़त्व है, दिशा का जड़त्व है। तो जड़त्व के भी क्या हो गए, 2-3 प्रकार हो गए। उन जड़त्व के जो एग्जाम्पल हैं उन पे अपन अपनी डेली लाइफ एकदम बेस्ड है, अपन डिस्कस करेंगे कि अपन सारे काम वो अपनी डेली लाइफ में रोज़मर्रा के कामों में अपन कर रहे हैं, और वो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। उसके बाद में न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, आवेग क्या होता है, संवेग क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो अपन देखिए सबसे पहले अरिस्टोटिल, जिसको अपन कह सकते हैं कि भाई ये हर क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। तो अरस्तु की भ्रामकता, एक अरस्तु के सामने एक भ्रामकता थी। अरस्तु की भ्रामकता किसे अपन कहते हैं? तो सबसे पहले बात अपन कर रहे हैं अरस्तु की भ्रामकता। और अरस्तु ने क्या किया? तो अरस्तु के अनुसार किसी वस्तु या पिंड की गति को बनाए रखने के लिए एक नियत सतत बल की आवश्यकता होती है। एक नियत सतत बल की आवश्यकता होती है। इसे अरस्तु की भ्रामकता बोला जाता है। इसे अरस्तु की भ्रामकता, सस्पेंस भ्रामकता बोला जाता है या कहा जाता है। भाई बल की तो आवश्यकता होगी, लेकिन उस टाइम बल की डिस्कवरी नहीं हुई थी। अरस्तु ने यह बात बोल दिया कि किसी वस्तु या पिंड को यदि अपन को गति में बनाए रखना है तो अपन को एक नियत सतत बल की आवश्यकता होगी। इंपॉर्टेंट बात है, नियत भी है और सतत बल की आवश्यकता होती है। इसे दोस्तों अपन क्या कहते हैं? अरस्तु की भ्रामकता कहते हैं।
इसके बाद में न्यूटन की गति का, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, ठीक है। और इसे अपन दूसरा क्या कहते हैं, गैलीलियो, गैलीलियो का जड़त्व का नियम, गैलीलियो का जड़त्व का नियम, दोनों को अपन एक ही बात कहते हैं। न्यूटन से जस्ट पहले इस नियम को किसने डिस्कस करना चाहा था, गैलीलियो नाम के वैज्ञानिक ने डिस्कस करना चाहा था, लेकिन सही रूप से ये नियम जो मार्केट में आया, हिस्ट्री में आया, ये न्यूटन के बाद में आया। दोस्तों क्या कहता है, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर एवं एक समान रूप से गतिशील है तो, एक समान रूप से गतिशील है तो गतिशील, सरल रेखा में बात कर सकते हैं अपन कि भाई ये बात अपन कर रहे हैं कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर एवं एक समान रूप से गतिशील है तो सरल रेखा में गतिशील, सरल रेखा में गतिशील निरंतर रहती है, या निरंतर गतिशील रहती है जब तक कि उसकी अवस्था में, जब तक कि इसके आगे हैं, जब तक कि उसकी अवस्था में परिवर्तन, जब तक कि उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए उस पर कोई बाह्य बल, उस पर कोई बाह्य बल न लगाया, बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है दोस्तों, क्या कहा न्यूटन ने, कहा कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और यदि एक समान रूप से किसी सरल रेखा में निरंतर गतिशील है तो निरंतर गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाए जाए। न्यूटन का जो ये नियम है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर जब अपन किसी गेंद को फेंकते हैं तो गेंद तो रुक जाती है, लेकिन न्यूटन ने उसके अपोज करने वाले बलों के बारे में डिस्कस नहीं किया। वो अपन बाद में अपन डिस्कस करेंगे कि घर्षण बल के कारण या बहुत सारे प्रतिरोधी बलों के कारण उसकी गति है वो रुक जाती है। न्यूटन ने जब ये बात कही तो उसने ये नहीं सोचा कि भाई ये रुकी कैसे, घर्षण बल कहाँ से आया, ये बात न्यूटन के नहीं बताई। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी एवं गतिशील है तो निरंतर गतिशील, एक समान रूप से गतिशील रहेगी जब तक कि उसकी अवस्था में, या उसको रोकने के लिए या उसको धक्का देने के लिए, उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आने लायक है कि यह नियम बल को परिभाषित करता है तथा इस बात को बताता है कि बल एक कारक है, जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है, जो किसी वस्तु की अवस्था को परिभाषित कर सकता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूटन का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है, तो बल की परिभाषा देता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, या जड़त्व का नियम, या गैलीलियो का जड़त्व का नियम। इस बात को आपको याद रखना है कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और यह नियम बल को परिभाषित करता है, किसको परिभाषित करता है,
बल को परिभाषित करता है और उसके अकॉर्डिंग है कि इस बात को बताता है कि बल एक कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, इसको अपन ध्यान में रखेंगे। और आगे देखिए, अरस्तु न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है, डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है, ये 9th क्लास में आ जाता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा की क्या परिभाषा निकलती है? बल की परिभाषा जो अपन को ध्यान में रखनी है, क्या कहता है? ये कहता है कि बल धकेलने, किसी वस्तु बल धकेलने या खींचने, या तो किसी वस्तु को अपन धक्का दें या खींचने की वह प्रक्रिया है जो स्थिर अवस्था या एक समान स्थिर अवस्था या एक समान गति की अवस्था, जो स्थिर अवस्था या एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करती है। बल धकेलने या खींचने की वह प्रक्रिया है जो यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसको गति में कर देगी, और यदि कोई गतिशील वस्तु है तो उसको रोकने के लिए भी अपन को क्या चाहिए? बल की आवश्यकता होती है। तो एक समान गति की अवस्था को क्या कर सकती है? रोक सकती है, यानी उसको परिवर्तित कर सकती है। इस बात को अपन को ध्यान परिवर्तित करती है या परिवर्तित रखती है। ठीक है, परिवर्तित करने की अवस्था को परिवर्तित करती है या परिवर्तित करने की क्षमता या प्रवृत्ति रखती है। ये न्यूटन के अकॉर्डिंग बल की परिभाषा है। और बल की परिभाषा किस नियम से आती है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम से, जड़त्व के नियम से। ये आपको याद रखना है। ये पूरी लाइन आ सकती है और ये अपन को पूछ सकता है कि ये जो बल की परिभाषा है न्यूटन की गति के प्रथम नियम से आ रही है, द्वितीय नियम से आ रही है, तृतीय नियम से आ रही है, या उपरोक्त में से कोई नहीं आ रही, तो अपन को ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों देखिए बल, कि भाई ये अपन ने न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा आ गई। अब बल अपन देखें कि बल क्या है? फोर्स। ठीक है, वही है, एक प्रकार का खिंचाव या धक्का। बल क्या है? एक प्रकार का खिंचाव, एक प्रकार का खिंचाव या धक्का, एक प्रकार का खिंचाव या धक्का जो किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या एक समान गति की अवस्था, जो किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, बल कहलाता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठीक है, कि एक प्रकार का खिंचाव, किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना, या अपन ये कह सकते हैं किसी वस्तु की स्थिति में यदि अपन परिवर्तन कर रहे हैं तो उस वस्तु पे या तो उस वस्तु को खींचना पड़ेगा या उसको धक्का देना पड़ेगा, और ये जो प्रोसेस है इसको अपन क्या कहते हैं? बल कहलाता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो देखिए, जब अपन किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो परिणामी बल का प्रभाव कैसे कैसे प्रभाव हो सकता है? तो परिणामी बल का प्रभाव कैसे कैसे लग सकता है? परिणामी बल का प्रभाव अपन कह सकते हैं, हाँ, किसी वस्तु पर कार्यरत
अशून्य क्या है, अशून्य है, यानी शून्य नहीं होना चाहिए। किसी वस्तु पर कार्यरत अशून्य परिणामी बल, अशून्य परिणामी बल निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न कर सकता है या करता है। निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न कर सकता है या उत्पन्न करता है। सबसे पहले क्या है, यह वस्तु की चाल को परिवर्तित कर सकता है। यह वस्तु की चाल को परिवर्तित कर सकता है। बल क्या कर सकता है, वस्तु की चाल को परिवर्तित कर सकता है। चाल का मतलब मीटर प्रति सेकंड, दिशा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, यह वस्तु की गति की दिशा, यह वस्तु की गति की दिशा को परिवर्तित कर सकता है। क्या कर सकता है, वस्तु की गति की दिशा को परिवर्तित कर सकता है। तीसरा, चाल वस्तु की, यह वस्तु की चाल तथा गति की दिशा, गति की दिशा दोनों को परिवर्तित कर सकता है। दोनों को परिवर्तित कर सकता है। क्या कर सकता है, चाल और गति की दिशा दोनों को परिवर्तित कर सकता है। और चौथी बात क्या है, यह वस्तु की आकार या वस्तु की आकृति या आकार या वस्तु के लगा दो, वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। यदि किसी वस्तु पर अपन बल लगा रहे हैं तो बल की यह परिभाषा है कि किसी वस्तु को खींचना या उसको रोकना। खींचना या रोकना क्या है, बल है। और यदि किसी वस्तु पर बल लगाएं अपन और बल का परिणामी बल क्या हो, अशून्य हो, तो वो क्या क्या कर सकता है, वस्तु की चाल को परिवर्तित कर सकता है, गति की दिशा को बदल सकता है, चाल और गति दोनों को एक साथ परिवर्तित कर सकता है, और वस्तु के आकार या उसकी आकृति में भी दोस्तों क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। ये सारी बातें किसकी हैं, किसी वस्तु पर लग रहे परिणामी बल इतना काम कर सकता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात है बल के मापन, बल का मापन, बल का मापन। सबसे पहले अपन बात करें कि बल का मापन अपन करें तो न्यूटन, न्यूटन कौन सी सिस्टम में, एमकेएस पद्धति में, कि बल को किस में मापा जाता है, न्यूटन में मापा जाता है, अपन पढ़ेंगे बल को। दूसरा, सीजीएस पद्धति में बल को क्या कहते हैं भाई, डाइन, क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं। सीजीएस में, सीजीएस पद्धति में बल को क्या मापा जाता है, सीजीएस में मापा जाता है। अन्य मात्रक जो इंपॉर्टेंट है, जिनको अपन नहीं पढ़ते हैं, वो इंपॉर्टेंट है अन्य मात्रक। बल के अन्य मात्रक है, सबसे पहले है केजी वेट, केजी वेट, और इसको अपन क्या कह सकते हैं, केजीएफ। केजीएफ का मतलब यह है किलोग्राम बल, किलोग्राम फोर्स, और ये क्या है, केजी वेट का मतलब है किग्रा भार, किग्रा भार। बहुत बार परीक्षा में आता है किग्रा भार किसका मात्रक है, तो दोस्तों भार नाम आते ही द्रव्यमान का बच्चे समझने लगते थे, तो किग्रा भार किसका वेट है भाई, बल का है। तो ये तो कौन से में है, एमकेएस पद्धति में है। और इसको अपन सीजीएस में लिखें, जैसे ये डाइन अपन ने लिखा है, तो सीजीएस में एक और लिखेंगे तो ग्राम वेट, ग्राम में भार, क्या हो जाएगा, ग्राम में भार। और इसको अपन जीएफ बोल सकते हैं, इसको केजीएफ, और इसको क्या बोल सकते हैं अपन, जीएफ। तो ये तो क्या है, किलोग्राम भार किसका, बल का मात्रक है। कौन सी पद्धति में, एमकेएस या एसआई पद्धति में। जैसे न्यूटन है वो एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक है, डाइन है वो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। ऐसे ही अपन को ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपन ध्यान में नहीं रखते हैं। किग्रा भार, जब अपना कोई न्यूमेरिकल में क्वेश्चन भी आता है तो अपन दोस्तों उसको एम पढ़ते हैं कि किग्रा भार दे रखा है तो एम है ये, जबकि ये एम नहीं है, वो क्या है, बल होता है। तो किग्रा भार, ध्यान से इसको मैं वापस लिख देता हूं कि बल का जो अन्य मात्रक है केजी वेट, इसको शॉर्ट में या दूसरे तरीके से अपन लिख सकते हैं केजीएफ, इसको अपन बोलते हैं किग्रा या किलोग्राम भार। क्या बोला जाता है, किलोग्राम भार किसका मात्रक है, बल का।
ठीक है। और इसको सीजीएस में लिखना चाहें तो केजी को क्या लिखते हैं अपन, ग्राम, और वेट इसको अपन क्या कहेंगे, ग्राम एफ, ग्राम फोर्स, और इसको अपन बोलते हैं ग्राम भार। तो ग्राम भार भी किसका है, बल का मात्रक है। इस बात को आप ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट कि 1 केजी वेट बराबर कितना होता है, 9.8 न्यूटन। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि 1 किग्रा भार कितने न्यूटन के बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 ग्राम वेट कितना भाई, 980, किसके बराबर भाई, डाइन। 1 ग्राम वेट किसके बराबर है, 980 डाइन। 1 किलोग्राम वेट किसके बराबर है, 9.8 न्यूटन। ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन। 1 किलोग्राम वेट कितना, 980 डाइन। और 1 न्यूटन बराबर दोस्तों कितना होता है, 10 की घात 5। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 की घात 5 डाइन। ये बात अपन को याद रखनी है कि 1 न्यूटन बराबर कितना, 10 की घात 5 डाइन। 1 ग्राम वेट बराबर 980 डाइन। ये दोनों सीजीएस के मात्रक हो गए और ये है न्यूटन का। इसको आप ध्यान में रखोगे, वरना बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो 1 केजी वेट, किलोग्राम भार किसका मात्रक है दोस्तों, बल का मात्रक है। और 1 केजी वेट का मतलब कितना होता है, 9.8 न्यूटन। क्या आ जाएगा, 9.8 न्यूटन। मान लो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी आ जाए कि 1 केजी वेट का इतना, तो आपको मतलब है कि ये बल दे रखा है और इसका मात्रक है, मान है 9.8 न्यूटन। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इस हिसाब से ये बल के बारे में न्यूटन की गति का नियम, नियम से ये परिभाषा, परिभाषा से अपन ने बल की ये परिभाषा, कैसे कैसे ये परिवर्तन कर सकता है और क्या क्या इसके मात्रक हो सकते हैं। न्यूटन हो गया, एमकेएस पद्धति में डाइन हो गया, किलोग्राम वेट हो गया, या किलोग्राम वेट की जगह इसको किलोग्राम फोर्स भी बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं, केजीएफ या केजी फोर्स। एफ का मतलब यहां फोर्स है, FORCE बल, ठीक है। किलोग्राम, केजी फोर्स या किग्रा भार, केजी फोर्स बोल सकते हैं, इसको ग्राम फोर्स बोल सकते हैं। तो मान लो आ जाए जीएफ किसका मात्रक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, जीएफ तो पढ़ा ही नहीं। जीएफ किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब आप आगे अपन पढ़ते हैं, जड़त्व की बात करते हैं कि दोस्तों जड़त्व क्या है। बहुत आसान चैप्टर है। दूसरा, अपन इसको पढ़ते भी नहीं है क्योंकि ये अपन को ऐसा लगता है आसान है और यहाँ से क्वेश्चन अपने गलत हो जाते हैं, तो इसको अपन बहुत ध्यान से करेंगे। सबसे पहले अपनी बात आती है जड़त्व की। जड़त्व है इनर्शिया। जड़त्व की बात आती है कि जड़त्व क्या है, ठीक है। तो जड़त्व द्रव्यमान की माप है। यदि कोई वस्तु बहुत भारी है तो दोस्तों उस वस्तु को, भारी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर अपन ले जाएंगे तो अपन को बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, यानी वह वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध करेगी। मान लो जबरदस्ती मेरे को कोई खींचना चाहे तो उसको खींचने में मेरे को क्या आएगा, जोर। यदि मैं वस्तु हूं और अगला मेरे को खींच रहा है, यानी मेरी अवस्था में परिवर्तन कर रहा है, तो मेरे में यदि जोर ज्यादा है तो उसको क्या करना, उसको मेरे को खींचना पड़ेगा, तो उसको ज्यादा जोर आएगा। तो मैक्सिमम जड़त्व क्या है, यदि कोई वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है ना, तो उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व किसका, क्योंकि अवस्था परिवर्तन तो द्रव्यमान पे डिपेंडेंट है। यदि कोई वस्तु हल्की है, जैसे मार्कर है, बहुत सिंपल है, हाथ में मैंने ले रखा है, लेकिन मान लो कोई मेरे को कहे कि 100 किलो की बोरी लेके हाथ से लिखो, तो वो लिखी नहीं जाएगी, क्योंकि उसको उठाने में मेरे को उतना ही ज्यादा जोर आएगा, यानी अवस्था परिवर्तन का वो क्या करेगी, विरोध करेगी, ठीक है। तो देखो जड़त्व को अपन क्या लिख सकते हैं, किसी पिंड या वस्तु द्वारा, किसी पिंड या वस्तु द्वारा उसकी किसी पिंड या वस्तु द्वारा उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन, किसी वस्तु या पिंड द्वारा उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण, अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण, विरोध करने का गुण जड़त्व कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। किसी पिंड या वस्तु द्वारा उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण, विरोध करने का गुण क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु
इसी में आगे किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थानांतरण, किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थानांतरण, किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थानांतरण गति में इसके जड़त्व की माप, इसके जड़त्व की माप है। भारी द्रव्यमान की वस्तु, भारी द्रव्यमान की वस्तु विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था, विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था को भारी द्रव्यमान की वस्तु के लिए विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करना कठिन है, तथा इसका विलोम भी सकते हैं। यदि कोई वस्तु बहुत ज्यादा भारी है और उस स्थिर है, जैसे मान लो कोई ट्रक खड़ा है, अपन को कोई कहे धक्का देके उधर कर दो, तो अपन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत भारी है। ऐसे ही कोई अपन को कहेगी इस कमरे को थोड़ा सा बड़ा बनाना है, तो दीवार को धक्का देके अपन नहीं कर सकते। यानी जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसको अपन गति देने के लिए, या गतिमान, जैसे कोई ट्रक आ रहा है तो उसको अपन रोक नहीं सकते क्योंकि उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। तो ये लिखा है भारी द्रव्यमान की वस्तु के लिए विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करना क्या है? कठिन है, बहुत ज्यादा बल की आवश्यकता है। और यदि इसी के विपरीत यदि कोई हल्की वस्तु हो तो उसके लिए अपन को कम बल की आवश्यकता है। तो इसका विलोम भी क्या है दोस्तों? सत्य है। कठिनी, भारी द्रव्यमान की वस्तु को विराम अवस्था या गतिमान एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करना क्या है? कठिन है और तथा इसका विलोम भी क्या है? सत्य है। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। अब दोस्तों हाँ, अपन क्या कह सकते हैं कि किसी वस्तु का जड़त्व का माप यदि हल्की है तो अपन को उसको परिवर्तित करने के लिए इतना ही क्या है? कमजोर आएगा। तो अपन क्या कह सकते हैं, यहां से दो इंपॉर्टेंट बात होगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान वस्तु के जड़त्व का आंकिक या मात्रात्मक मान होता है। आंकिक या मात्रात्मक माप है। किसी वस्तु का द्रव्यमान वस्तु के जड़त्व का आंकिक या जड़त्व की आंकिक या मात्रात्मक मान होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान वस्तु के जड़त्व का आंकिक या उसका मात्रात्मक मान होता है। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, क्योंकि भाई उसको रिप्लेस करना है तो अपन को उतने ही ज्यादा बल की आवश्यकता होगी। दूसरी बात क्या है, हल्की वस्तु का जड़त्व भी बहुत कम होता है या हल्का होता है। अपन को ध्यान में रखना है कि यदि कोई वस्तु जिसके अंदर द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका जड़त्व अधिक होगा, और यदि हल्की वस्तु है तो उसका जड़त्व क्या होगा दोस्तों? कम होगा। ये बात अपन को ध्यान में रखना है। अब अपन पढ़ते हैं जड़त्व के प्रकार। ठीक है, तो जड़त्व के प्रकार के आधार पर जड़त्व तीन प्रकार का। कौन कौन सा भाई? विरामावस्था का जड़त्व, विरामावस्था का जड़त्व है। ठीक है। सेकंड बात है गति का जड़त्व, और दूसरा बात है दिशा का जड़त्व।
दोस्तों बहुत सिंपल है। विरामावस्था का जड़त्व का मतलब है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है और उसको अपन धक्का दे रहे हैं तो वहां जो जड़त्व है दैट इज विरामावस्था का। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ये कौन से जड़त्व का मेजरमेंट है। ऐसे ही गति का जड़त्व है, कोई वस्तु गति में है तो उसको अपन रोक रहे हैं तो उसकी गति में अवस्था परिवर्तन कर रहे हैं तो वहां गति का। और यदि दिशा का जड़त्व है, जैसे आप कहीं गाड़ी में जा रहे हो और मोड़ पे जैसे ही गाड़ी मुड़ती है तो अपन भी बाहर की तरफ ऐसे झुकने की कोशिश करते हैं, तो वहां दिशा का जड़त्व है। अपन एक एक करके इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि कहाँ विरामावस्था का जड़त्व काम में आ रहा है, कहाँ गति का जड़त्व काम में आ रहा है, कहाँ दिशा का जड़त्व अपने काम में आ रहा है। तो जड़त्व अधिक, जड़त्व किसका माप है भाई? द्रव्यमान का माप है। अब अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे विरामावस्था का जड़त्व। किसकी बात करेंगे दोस्तों? विरामावस्था का जड़त्व। विरामावस्था का जड़त्व। किसकी बात करें? विरामावस्था का जड़त्व है। यह किसी वस्तु द्वारा, यह है किसी वस्तु द्वारा उसकी, यह किसी वस्तु द्वारा उसकी विराम अवस्था को स्वयं, उसकी वस्तु को विराम अवस्था को स्वयं द्वारा परिवर्तित, स्वयं द्वारा परिवर्तित करने की अक्षमता, अक्षमता लिखा है, अक्षमता को व्यक्त करता है, को व्यक्त करता है कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो तब तक वो अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकती जब तक कि उस पर कोई बल कार्य नहीं करे। तो यही है विरामावस्था का मतलब है कि ये विरामावस्था में ही बनी रहेगी। यदि कोई वस्तु है तो स्थिर ही रहेगी। तो ये लिखा है, यह किसी वस्तु द्वारा उसकी विराम अवस्था को स्वयं द्वारा परिवर्तित, यानी वह खुद उसको परिवर्तित नहीं कर सकती, स्वयं द्वारा परिवर्तित करने की अक्षमता को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? अक्षमता को व्यक्त करता है। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या है कि जैसे आम के पेड़ हैं और पक गए और अपन को आम के पेड़ झाड़ने हैं दोस्तों, तो अपन क्या करेंगे? पेड़ को पकड़ के ऐसे हिला देंगे, अपने आप तो आम गिरेंगे नहीं। तो जैसे ही आप पेड़ को हिलाओगे तो आम तो स्थिर अवस्था में, तो वो झड़ करके आ जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो अपन लिख सकते हैं एक आम के पेड़, एक आम के पेड़ की, एक आम के पेड़ की एक डाली, डाली को हिलाया जाता है, हिलाया जाता है तो आम टूटकर नीचे गिर जाते हैं। तो आम टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ये किसका उदाहरण है भाई? विरामावस्था के जड़त्व का उदाहरण है। ठीक है, जब एक आम के पेड़, जब और लगा दो, जब एक आम के पेड़ की एक डाली को हिलाया जाता है तो आम टूटकर नीचे गिर जाते हैं। किसका एग्जाम्पल है? विरामावस्था के जड़त्व का। दूसरा एग्जाम्पल है, जब बस या रेलगाड़ी, जब बस या रेलगाड़ी अचानक, यह भी अपन फील करते हैं, अचानक चलना शुरू करते हैं, अचानक चलना प्रारंभ करते हैं, चलना शुरू करते हैं, तो उसमें बैठे यात्रियों को, तो उसमें बैठे यात्रियों को पीछे की ओर, तो उसमें बैठे यात्रियों को पीछे की ओर धक्का लगता है, पीछे की ओर धक्का लगता है। यह भी किसका एग्जाम्पल है? विरामावस्था के जड़त्व का एग्जाम्पल है। तीसरा, ये तीसरा अपन कर सकते हैं कि आपने जैसे ये कोई गिलास है, गिलास पे कोई गत्ता रखा और गत्ते पे कोई सिक्का रखा। ठीक है, क्रम बोर्ड की गोटियों में भी अपन देख सकते हैं, क्रम बोर्ड की गोटियों को एक के ऊपर एक निकाल कर लो और स्ट्राइकर से जैसे ही फास्ट मारोगे तो एक गोटी निकल कर चली जाएगी, बाकी वहीं की वहीं रह जाएंगी। तो आप ये कह सकते हो कि एक गत्ते पर सिक्का रखा हुआ है तथा ये गत्ता गिलास पर इस प्रकार से रखा हुआ है कि सिक्का ठीक गिलास के खुले सिरे के ऊपर है। जब ये गत्ते को अचानक झटका देकर
हटाया जाता है तो सिक्का गिलास में गिर जाता है। तो यहां से अपन ये कह सकते हैं सिक्के का गिलास में गिर जाना झटका देने पर या धक्का देने पर, झटका देने पर सिक्के का गिलास में गिर जाना, कि एक गिलास है पानी का भरा हुआ है या ऐसे मान लो खाली है और उसके ऊपर अपन ने कोई गत्ता रख दिया, जैसे ताश की गड्डी का कोई एक कार्ड रख दें अपन, उसके ऊपर अपन ने सिक्का रख दिया और जैसे ही उस गड्डी को तेज अपन स्ट्राइकर से या अपनी अंगुलियों से मारेंगे तो बत्ता तो आगे निकल जाएगा लेकिन गिलास सिक्का है वो गिलास के अंदर चला जाएगा। ये भी किसका एग्जाम्पल है? विरामावस्था के जड़त्व का। चौथा एग्जाम्पल है घोड़े पे बैठे सवार का। जब घोड़ा अचानक गति करना प्रारंभ करता है तो सवार पीछे की ओर गिरता है। तो सवार पीछे की ओर गिरता है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये भी विरामावस्था के जड़त्व का एग्जाम्पल है। ठीक है। और पांचवा एग्जाम्पल जो अपन अपने घरों में करते हैं, जब कंबल या दरी को डंडे से पीटा जाता है तो धूल के कण नीचे गिर जाते हैं। तो धूल के कण नीचे गिर जाते हैं। यह भी किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? विरामावस्था के जड़त्व का एग्जाम्पल है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि आम के पेड़ की एक डाली अपन हिलाएंगे, आम का ही नहीं किसी भी पेड़ का हो, एप्पल का हो, बेर का हो, तो आम टूटकर फल नीचे गिरने की जो है वो विरामावस्था का जड़त्व है। जब बस या रेलगाड़ी अचानक अपन बैठे हैं, अचानक चलना प्रारंभ करती है तो अपन को पीछे की तरफ झटका लगता है। सिक्के का मैंने आपको बता ही दिया। घोड़े पे कोई सवार बैठा है और घोड़ा अचानक से तेज चलने लगे तो वो पीछे की तरफ गिरना। और जब कंबल को अपन को झटकाना हो तो अपन डंडे से उसको पीटते हैं। तो जैसे ही डंडा मारेंगे तो अपन ने डंडा मारा किसको? कंबल को, तो कंबल तो आगे निकल जाएगा लेकिन धूल के कण तो स्थिर है तो धूल के कण वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये किसके एग्जाम्पल है भाई? जड़त्व के एग्जाम्पल। दूसरा जो जड़त्व है दोस्तों वो क्या है? गति का जड़त्व है। गति का जड़त्व है। ये पहले नंबर का जड़त्व है, ये दूसरे नंबर का जड़त्व है। ये इसके अनुसार एक समान रूप से इसके अनुसार एक समान रूप से गतिशील वस्तु स्वयं अपनी गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकती। स्वयं अपनी गति को परिवर्तित नहीं कर सकती। इस गुण को गति का जड़त्व कहते हैं। इस गुण को गति का जड़त्व कहते हैं। कि जैसे विराम का जड़त्व है कि कोई वस्तु यदि स्थिर है तो वो अकेली अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती। ऐसे ही क्या है, यदि कोई वस्तु गति में है तो वह स्वयं अपनी गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकती। इसे अपन क्या कहते हैं? गति का जड़त्व कहते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल, जब एक गतिशील बस या ट्रेन अचानक रुकती है तो उसमें खड़े यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। रुकती है तो उसमें खड़े यात्री
उसमें खड़े यात्री अचानक आगे की ओर गिर जाते हैं। ये अपन डेली लाइफ में देख रहे हैं कि बस, भीड़ वाली बस में देखो आप, और वहां आप बस में खड़े रहो और अचानक से जैसे ही बस ब्रेक लगाएगी तो उसमें खड़े यात्री अचानक क्या होंगे, उसमें खड़े यात्री आगे की ओर, अचानक नहीं, खड़े यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? गति का जड़त्व है। देखो पीछे की ओर झटका, तो ये तो है विरामावस्था का जड़त्व है, और आगे की ओर जब गिरते हैं तब किसका है? गति का जड़त्व है। इस बात को आप ध्यान में रखना। दूसरा क्या है? जब कोई व्यक्ति गतिशील ट्रेन से या गतिशील बस से, गतिशील व्यक्ति किसी गतिशील ट्रेन से बाहर की ओर कूदता है, बाहर की ओर कूदता है, तो वह आगे की ओर गिर जाता है, तो वह आगे की ओर गिर जाता है। ये भी अपन देखते हैं कि अचानक से कोई आदमी, जैसे चल रही है बस और उसमें होगा तो वो आगे की ओर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। जब कोई व्यक्ति गतिशील ट्रेन से बाहर की ओर कूदता है तो वह आगे की ओर गिर जाता है। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, एक तेज गेंदबाज को गेंद फेंकने के लिए, फास्ट गेंद फेंकने के लिए पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है। एक तेज गेंदबाज गेंद को फेंकने से पहले, एक तेज गेंदबाज गेंद को फेंकने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है ताकि गेंद फेंकते समय उसके दौड़ने की चाल गेंद की चाल के साथ जुड़ जाए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अपन देखते हैं क्रिकेट में फास्ट जो बॉलर होते हैं वो लंबा दौड़ते हैं। एक तेज गेंदबाज गेंद को फेंकने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है ताकि, क्योंकि एक तो अपन भाग रहे हैं तो अपनी गति जुड़ जा, और एक गेंद की गति जुड़ जा, पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है ताकि गेंद फेंकते समय उसके दौड़ने की चाल किससे जुड़ जाए भाई? उसके दौड़ने की चाल गेंद की चाल के साथ जुड़ जाए। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? गति के जड़त्व का एग्जाम्पल है। मैं एक एक एग्जाम्पल इसलिए लिख रहा हूं कि मान लो ये एग्जाम में आ गया और आपको पूछ ले किस प्रकार का जड़त्व है, तो आप इसको याद रखेंगे। क्रिकेट सारे लोग देखते हैं, फेमिलियर हो सारे लोग इससे। हाँ, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल क्या हो सकता है और गति के जड़त्व का, उसको अपन और देख रहे हैं। हाँ, एक धावक लंबी कूद के लिए धावक दौड़ता है, तो वो भी इसलिए दौड़ता है कि भाई उसकी जो चाल है वो उसके कूदने की चाल के साथ में मिल जाए ताकि वो लंबा कूद सके। तो अपन ये कह सकते हैं एक धावक लंबी कूद लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता हुआ आता है ताकि कूदने के समय उसका वेग उसके दौड़ने के वेग में जुड़ जाए, जिससे वह ज्यादा लंबी कूद लगा सकता है। या दौड़ता है किसके लिए? ज्यादा लंबी कूद के लिए। अपन देखते हैं ये, ठीक है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? गति के जड़त्व का एग्जाम्पल है कि एक धावक, लंबी कूद का कोई धावक है, कूदने से पहले कुछ दूरी तक वो दौड़ता है ताकि उसके दौड़ने का वेग उसके कूदने के वेग के साथ में मिल जाए और वो ज्यादा दूरी तक क्या हो सके?
कूद सके, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, गति के जड़त्व का एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एक गतिशील ट्रेन में बैठे एक यात्री द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, एक गतिशील ट्रेन में बैठे यात्री द्वारा, एक गतिशील ट्रेन में बैठे यात्री द्वारा एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंका जाता है। बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहां क्या क्या स्थिति हो सकती है, कोई यात्री है, एक गतिशील ट्रेन है, उसमें कोई यात्री बैठा है, उसके हाथ में गेंद है, वो उसको ऊर्ध्वाधर फेंक रहा है, तो कैसी कैसी स्थिति हो सकती है। पहली स्थिति क्या है, याद रखना है, यात्री के हाथ में आती है, यात्री के हाथ में आती है यदि ट्रेन नियत वेग से गति कर रही है, यदि ट्रेन नियत वेग से गति कर रही है, कि गेंद यात्री के हाथ में आ जाएगी यदि ट्रेन नियत वेग से गति कर रही है, वो गेंद को उछाल रहा है तो गेंद वापस उसके हाथ में आ जाएगी। कब, यात्री के हाथ में आती है यदि ट्रेन दोस्तों नियत वेग से गति कर रही है। दूसरी स्थिति क्या होगी, ये भी आपको याद नहीं, यात्री के आगे की ओर, यात्री के आगे की ओर गिरती है यदि ट्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि ट्रेन मंदित गति या धीमी गति, एक ही बात है, मंदित गति या धीमी गति कर रही है। दोस्तों ट्रेन बहुत एक समान वेग से आ रही है और ट्रेन के ने अचानक ब्रेक लगा दी, यदि ब्रेक लगा दिया तो यात्री जो गेंद है जिसने उछाला था वो यात्री के आगे की ओर गिरेगी। दोस्तों कहाँ गिरेगी, यात्री के आगे की ओर। और तीसरी बात क्या है दोस्तों, पीछे की ओर भी गिरेगी, यात्री के पीछे गिरती है यदि ट्रेन त्वरित गति या तेज गति, यदि ट्रेन त्वरित गति या तेज गति कर रही है। ये तीनों बात वेरी इंपॉर्टेंट है और यहां पे यदि क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करें। तो दोस्तों एक समान वेग से गति करे ट्रेन तो हाथ में आएगी, यदि ट्रेन मंदित यानी ट्रेन रुकने वाली है तो गेंद है वो यात्री के आगे की ओर गिरेगी, जैसे यात्री ऐसे बैठा है तो गेंद यहां गिरेगी। और यदि ट्रेन फास्ट हो रही है और वो फेंक रहा है तो गेंद कहां जाएगी, पीछे की ओर जाके उसके गिरेगी। ये तीनों स्थिति आपको याद रखनी है दोस्तों। और इस हिसाब से गति का जड़त्व है, और गति के जड़त्व में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं बता रहा हूं वो ये वाली बात है। यहां आप कंफ्यूज हो सकते हो और कंफ्यूज होने के बाद में दोस्तों अपना क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है, इस बात को आपको पता लगाना है। ये दोनों जड़त्व अपने हो गए। अब अपन तीसरे प्रकार का जड़त्व पढ़ेंगे दोस्तों, दिशा का जड़त्व। किसका जड़त्व है, दिशा का जड़त्व पढ़ेंगे। वो भी इंपॉर्टेंट है कि जब अपन दिशा बदलते हैं तो भी अपन को क्या आता है, जोर आता है। और जहां जोर आ गया बल लगाना पड़े वो क्या है दोस्तों, जड़त्व है। तो देखो दिशा का जड़त्व, तीसरा नंबर है दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक गतिशील वस्तु, वही लाइन, एक गतिशील वस्तु स्वयं, एक गतिशील वस्तु स्वयं अपनी गति की दिशा को, स्वयं अपनी गति की दिशा को, स्वयं अपनी गति की दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकती, स्वयं अपनी गति की दिशा को परिवर्तित नहीं
कर सकती है, इसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। इसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? दिशा का जड़त्व कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण। सबसे पहली बात क्या है? हाँ, जब एक सीधी चलती हुई कार तेजी से किसी मोड़ पर मुड़ती है तो उसके अंदर बैठा व्यक्ति तिरछी बाहर की ओर बल का अनुभव करता है। और ये अपन करके भी देख सकते हैं कि जैसे अपन मोड़ में मुड़ रहे हैं, चाहे अपन मोटरसाइकिल पे भी हो, फिर भी अपन को ऐसा लगता है कि यहाँ एक स्यूडो फोर्स भी काम करता है। वो अपन पढ़ेंगे, तभी सड़क को मोड़ में एक स्पेशल किनारे उठे हुए बनाए जाते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन अपन को ये है कि ये यहाँ पर दिशा का जड़त्व है, क्या है दोस्तों? इफेक्टिव है। और नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि एक चाकू को सिलबट्टे पर रखा जाता है। जब एक चाकू को सिलबट्टे पर रगड़ा जाता है दिशा के विपरीत, तो वह चिंगारियां उत्पन्न होती हैं। तो वहां चिंगारियां उत्पन्न होती हैं। ये भी याद रखना है कि चिंगारियां उत्पन्न होगी, इसका मतलब कोई कहते कि लाइट होती है, वहां पर चिंगारियां उत्पन्न होती हैं। ये भी किसके कारण है? तथा यह चिंगारियां गति की स्पर्श रेखीय दिशा में होती हैं। आपने देखा होगा, कहीं भी आप देखो, लो लकड़ी की दुकान पे जैसे वो काटते हैं लोहे को, ठीक है, तो आप देखोगे चिंगारियां एकदम जिधर वो चक्का घूमता है उसके एकदम स्पर्श रेखा की दिशा में चिंगारियां जाती रहती हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है दोस्तों, वो किसके कारण है भाई? दिशा के जड़त्व के कारण है। तो अपन ने जड़त्व है, कोई वस्तु स्थिर रहेगी, गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है, जड़त्व द्रव्यमान का मेजरमेंट है। यदि कोई वस्तु भारी है तो उसका जड़त्व ज्यादा होगा, यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए अपन को ज्यादा जोर आएगा। और यदि कोई वस्तु हल्की है तो उसका जड़त्व कम हो जाएगा, यानी उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए अपन को कम जोर आएगा। फिर विरामावस्था का जड़त्व है, गति का जड़त्व है, दूसरी बात क्या है? दिशा का जड़त्व है। तो अपने पास में अब जड़त्व क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों अपन पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है संवेग। संवेग सारे अपन लोग जानते हैं, P से इसको अपन डिनोट करते हैं। ये एक सदिश राशि है और संवेग क्या होता है? m × v। किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग को क्या करता है? का गुणनफल यदि हो तो वो उस वस्तु का क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। ठीक है, तो अपन इसको परिभाषित करें, गति का मात्रात्मक प्रभाव व्यक्त करने के लिए, गति का मात्रात्मक प्रभाव व्यक्त करने के लिए संवेग भौतिक राशि को काम में लेते हैं। या आप ये कह सकते हो कि गति का मात्रात्मक प्रभाव ज्ञात करने के लिए संवेग को परिभाषित किया जाता है, या गति के मात्रात्मक प्रभाव को व्यक्त करने वाली भौतिक राशि क्या कहलाती है दोस्तों? संवेग कहलाती है। यह वस्तु के द्रव्यमान
यह है वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल के तुल्य होती है, एवं वेग के गुणनफल के तुल्य होती है। ये मैंने आपको बता ही दिया। P से इसको डिनोट करते हैं, तो P इक्वल्स टू m तो अदिश राशि है V, P बराबर दोस्तों क्या हो गया, mv हो गया। ये एक सदिश राशि है, अपन लिखेंगे ये सदिश राशि है, सदिश राशि है और जिसकी दिशा, जिसका ताक्षणिक वेग की दिशा होती है, जिसकी दिशा ताक्षणिक वेग की दिशा, जिसकी दिशा ताक्षणिक वेग की दिशा होती है। दोस्तों इसका मात्रक अपन बात करें तो P का मात्रक बराबर m इंटू वी का मात्रक, m का मात्रक kg और v का मात्रक मीटर बटे सेकेंड। तो ये क्या हो गया, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। क्या हो गया, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, विमीय सूत्र, ठीक है, तो P का विमीय सूत्र बराबर mv का विमीय सूत्र। ठीक है दोस्तों, m का विमीय सूत्र m, v का क्या LT -1, तो ये क्या हो गया m1 L1 T -1। क्या हो गया m1 L1 T -1। तो ये अपने पास में संवेग किसी भी भौतिक राशि का मात्रात्मक रूप में व्यक्त करने के लिए अपन एक क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, जिसको अपन कहते हैं संवेग। P से इसको निरूपित किया जाता है। और किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। ये एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा अपन देखें तो द्रव्यमान तो क्या है, अदिश राशि है, तो इसकी दिशा वही होगी जो वेग की दिशा होगी। इसका मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक SI पद्धति में बात कर रहे हैं अपन, ये एक मैंने मात्रक लिखा है SI पद्धति में। और यदि CGS पद्धति में दोस्तों इसका मात्रक आप लिखोगे तो किलोग्राम की जगह तो आ जाएगा ग्राम, मीटर की जगह क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, और सेकंड इनवर्स ऐसे का ऐसा, सेंटीमीटर और सेकंड इनवर्स ऐसा का ऐसा आ जाएगा। और V में सूत्र m और v का v में सूत्र m ऐसा कैसा और L1 T -1, तो m1 L1 T -1 दोस्तों क्या आ जाएगा, इसका v में सूत्र आ जाएगा। इस हिसाब से न्यूटन का प्रथम नियम, संवेग क्या होता है यह आ गया, संवेग का मात्रक क्या होता है यह आ गया, संवेग की दिशा हमेशा ताक्षणिक वेग की दिशा में दोस्तों ये होती है। इस हिसाब से न्यूटन का प्रथम नियम अपना खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करते हैं न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। आसान है यूनिट दोस्तों, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल का मान, किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल का मान उस वस्तु के संवेग में, उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, यह समानुपाती होता है। ये इसको अपन दोनों तरीके से पढ़ते हैं कि F समानुपाती dp/dt, किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल का मान संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यहां पर लिख दिया, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल का मान संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, और
यह है संवेग में परिवर्तन। किधर होता है भाई? यह संवेग में परिवर्तन आरोपित बाह्य बल की दिशा में होता है। क्या है ये संवेग में परिवर्तन? किधर? आरोपित बाह्य जो बल लगाया अपन ने उसकी दिशा में होता है। अर्थात देखो अपन बात करते हैं अर्थात अपन इधर करते हैं। देखो दोस्तों, F इक्वल्स टू अपने पास में क्या है? dp अपॉन dt, क्योंकि बल भी सदिश राशि है और इसको अपन लिख सकते हैं d अपॉन dt और m इंटू वी। ठीक है, या इसको अपन क्या लिखें भाई? dp अपॉन dt है। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इक्वल्स टू dp अपॉन dt बराबर d अपॉन dt m इंटू वी। तो अपन इसको एक बार m का छोड़ दें, यानी m को छोड़ दिया dv अपॉन dt और प्लस v को छोड़ दिया dm अपॉन dt। ठीक है भाई, ये व्यापक रूप हो गया। यहां तो ये अपन ने ये बात की है और इसको दूसरे को अपन इसी को अपन दूसरे dp अपॉन dt, यहां तो अपन ने इतना ही लिखा है। और अब अपन क्या लिख रहे हैं कि p बराबर क्या है दोस्तों? mv। यहां अपन ये मान रहे हैं कि द्रव्यमान भी क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है और वेग भी क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं इसमें अलग अलग। सबसे पहली बात क्या है इसमें? यदि m का मान अपने लिए क्या हो? नियत हो। m का मान क्या हो दोस्तों? नियत हो। तब यदि m नियत है तो आपको पता है कि नियत भौतिक राशि का अवकलन क्या होता है? 0, यानी dm अपॉन dt 0। और अर्थात तब क्या हो जाएगा? F इक्वल्स टू m आ गया बाहर, dv अपॉन क्या हो जाएगा? dt। और वेग में परिवर्तन की दर आपको पता ही है क्या होता है भाई? त्वरण। तो क्या हो जाएगा? F इक्वल्स टू m इंटू ए। यदि इस सूत्र से अपन बात करें और यह स्थिति हो कि यदि m का मान क्या हो जाए दोस्तों? नियत, तब m आ जाएगा dm अपॉन dt बराबर क्या हो? 0। और इस फॉर्मूले से m बाहर आ जाएगा अवकलन के निशान से, m और dv अपॉन क्या हो जाएगा? dt। m आ जाएगा बाहर और dv अपॉन dt, यानी वेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित त्वरण के बराबर होती है। तो ये क्या हो जाएगा? m इंटू ए। इसको अपन को याद रखना है। दूसरी बात अपन क्या करें इसके आधार पर? दूसरी बात क्या है? यदि v नियत क्या हो जाए दोस्तों? यदि v नियत, तब dv अपॉन dt बराबर क्या हो जाए? 0। यदि v नियत हो जाए तो dv अपॉन dt भी क्या हो जाए? 0 हो सकता है। ठीक है, और यहां से अपन बात करें इससे dv अपॉन dt 0, तो यहां से f बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, dv अपॉन dt 0 है, तो ये क्या आ जाएगा? 0 प्लस v dm अपॉन dt। और यहां से f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? f इक्वल्स टू v dm अपॉन dt। क्या हो जाएगा? f इक्वल्स टू v dm अपॉन dt। और इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि दो युक्ति हैं जो इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जैसे संवाहक पट्टा। कौन सा संवाहक पट्टा? जैसे अपन फसल निकलवाते हैं तो जो पट्टा नहीं होता कि जिस पर मटेरियल रख के जाता है अंदर मशीन के, तो वो संवाहक पट्टा। और दूसरा रॉकेट प्रणोदन, प्रपल्सन ऑफ रॉकेट प्रपोदन। ये दोनों जो युक्ति हैं वो इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं कि वहां v तो क्या रहता है उनका? नियत, लेकिन द्रव्यमान समय के साथ में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। रॉकेट में अपन ईंधन भरते हैं और जैसे जैसे रॉकेट आगे की तरफ चलेगा तो ईंधन यानी भाई द्रव्यमान में क्या होगा? उसके परिवर्तन होगा, क्योंकि ईंधन तो समय के सापेक्ष जल रहा है, तो द्रव्यमान में कमी। तो इस सिद्धांत पर तो अपन डेली लाइफ में जो भी देखते हैं वो यही है कि द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यहां अपन क्या बात कर रहे हैं कि भाई वेग नियत है, तब dv अपॉन dt कितना हो जाता है दोस्तों? 0। और f इक्वल्स टू 0 प्लस v dm अपॉन dt, तो f बराबर v dm अपॉन dt। संवहन पट्टा, या इसको लदान युक्ति भी बोलते हैं, संवहन पट्टा लदान युक्ति, कि एक पट्टा जिस पर कोई बोझ अपन रखें, जैसे मैंने बताया आपको ड्रमी जिस पे बोझ डल के जाता है, तो वो पट्टा। दूसरा अपन देखते हैं कहीं भी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो अपन सामान की चेकिंग करने के लिए वाहन पट्टा लगान युक्ति वहां रहती है।
वाहन पट्टा लदान युक्ति, वहां पर अपन बैग रखते हैं, बैग पट्टे पे आराम से जाते हैं और मशीन के अंदर से निकलकर दूसरी स्थान पर चले जाते हैं। तो वाहन पट्टा लगान युक्ति वो इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। और रॉकेट प्रणोदन, प्रोपल्सन ऑफ द रॉकेट इज डिपेंड्स ऑन दिस प्रिंसिपल। अब देखिए अपने पास में ये हो गया अपना न्यूटन की गति का सेकंड नियम। अब दोस्तों अपन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम है और क्या है कि संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है, F = dp/dt। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अपन को करना है। ठीक है, क्या है, एक बल F बराबर 6i कैप -8j कैप प्लस 10k कैप, 6i कैप -8j कैप प्लस 10k कैप न्यूटन किसी वस्तु में √2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए, तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सॉल्यूशन। यदि मान लो अपना नहीं किया हुआ तो अपन दिमाग लगाते रहेंगे कि क्या करें। लेकिन देखो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, F बराबर क्या है, ma। यहां से अपन बात करें तो ये भी सदिश है और ये a भी सदिश है। परिमाण रूप में अपन देखें दोस्तों तो इसका परिमाण लें, दोनों तरफ ये परिमाण ले लिया, ma का परिमाण, भाई m का तो द्रव्यमान है, उसमें कोई परिमाण नहीं है, और a का परिमाण कितना हो गया, f का परिमाण कितना हो गया, f, यानी f बराबर क्या हो गया दोस्तों, m × a। तो क्या करना है, द्रव्यमान, यानी m बराबर क्या हो गया, F/a। ठीक है, f अपने पास में ये है, वेक्टर में है, तो इसका परिमाण अपन जानते ही हैं, i कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर बट्टे √2। तो देखो 6 × 36 प्लस 64 प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये कितना हो गया, 100 + 100 √2, तो 100 + 100 200, 200 का मतलब क्या होगा 100, यानी 10 √2 बटे √2, √2 से √2 कट गया तो कितना आ गया 10 kg। उत्तर कितना आ गया, 10 kg आ गया। और यदि ये क्वेश्चन अपन ने किया हुआ नहीं है तो दोस्तों अपन देखते रह जाएंगे कि होगा कैसे। ठीक है, क्योंकि अपने दिमाग में ये नहीं आएगा कि भाई f का अपन को क्या लेना है, परिमाण लेना है, क्योंकि अपन ने कभी f को ऐसे लिखा ही नहीं बेचारे को, अपन ने सीधा f बराबर m लिखा है। तो ये सदिश रूप में है, बल हमेशा क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। 5 kg द्रव्यमान वाला ब्लॉक, 5 kg द्रव्यमान वाला ब्लॉक, 5 kg द्रव्यमान वाला ब्लॉक घर्षण रहित तल पर, घर्षण रहित 5 kg द्रव्यमान वाला ब्लॉक घर्षण रहित तल पर रखा है, तल पर रखा है। पानी की एक धारा, पानी की एक धारा 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग, पानी की एक धारा 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ब्लॉक से टकराती है। धारा प्रवाह की दर, धारा प्रवाह की दर कितनी है दोस्तों, 3 kg/सेकंड। kg/सेकंड का मतलब dm/dt दे दी अगले ने, 3 kg/सेकंड है। ब्लॉक के प्रारंभिक त्वरण की गणना कीजिए, ब्लॉक के
प्रारंभिक त्वरण की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है 5 केजी द्रव्यमान, अपन को क्या दे दिया भाई, m दे दिया 5 केजी। ठीक है, और अपन को क्या दे दिया 4 मीटर प्रति सेकंड, यानी v 4 मीटर प्रति सेकंड भी दे रखा अपन को, और dm/dt भी अपन को दोस्तों दे रखा है 3 kg/सेकंड दे रखा है अगले ने। ठीक है, तो अपने पास में क्या नहीं है, बल नहीं है भाई। त्वरण अपन को क्या निकालना है, प्रारंभिक त्वरण, तो ए निकालना अपन को। ए बराबर क्या होता है, F/m, अभी पढ़ा अपन ने। ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, F/m। ठीक है, तो यहां से अपन निकालेंगे भाई द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है, तो अभी F बराबर अपन क्या लिखें, dp/dt। ठीक है, d और dt दैट इज m × v। अगला क्या बोल रहा है, पानी की एक धारा 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ब्लॉक से टकराती है और ब्लॉक घर्षण रहित तल पर रखा है। पानी की एक धारा है, वो एक धारा 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ब्लॉक से टकराती है, यानी क्या नहीं हो रहा, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा दोस्तों। यानी ये अपन बना दें कि एक ब्लॉक है, ये घर्षण रहित तल पर पड़ा है, और ये पानी अपने पास में कोई धारा है पानी की, यहाँ से पानी आ रहा है और ये नियत वेग से इस ब्लॉक पे टकरा रही है, यानी इसका वेग है वो नियत है, यानी v फिक्स हो गया इसका। तो v फिक्स हो गया, तो यहाँ से अपन बात करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, f बराबर क्या हो जाएगा, m नियत, तो dv/dt। ठीक है, प्लस क्या नियत भाई, v को छोड़ दें तो क्या हो गया दोस्तों, dm/dt। v नियत है तो ये 0 हो गया, तो यहां से f बराबर क्या हो गया, f बराबर हो गया v dm/dt। v कितना दे रखा आपको, 4, ये रहा, तो 4 गुणा dm/dt कितना दे रखा है भाई, 3 kg/सेकंड, और ये मीटर प्रति सेकंड, तो ये कितना आ गया, 12 न्यूटन। f बराबर कितना हो गया दोस्तों, 12 न्यूटन। अब a बराबर क्या है, F/m। ठीक है, 12 बट्टे कितना, 5 kg, तो 12/5, 5 दूनी 10, और बच गए कितने, 2, 4 पंजे 20, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि इस क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस की है तो ही आप ये सही कर सकते हैं, अदरवाइज तो आपको ये लगेगा कि भाई इसमें करना क्या है, प्रवाह की धारा दे दी, क्योंकि आपने ये पढ़ा ही नहीं है। आपने तो ये पढ़ा है F = dp/dt, m हमेशा नियत रहता है, तो F बराबर m है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि ये ऐसा एग्जाम्पल है कि भाई पानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, dm/dt, यानी द्रव्यमान में क्या हो रहा है दोस्तों, परिवर्तन हो रहा है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा, घर्षण रहित क्षैतिज तल पर, घर्षण रहित क्षैतिज तल पर रखे हुए, घर्षण रहित क्षैतिज तल पर रखे हुए 5 kg द्रव्यमान के ब्लॉक, 5 kg द्रव्यमान के ब्लॉक पर 50 न्यूटन का बल चित्रानुसार लग रहा है, ब्लॉक का त्वरण ज्ञात कीजिए। ब्लॉक का त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं चित्र बना देता हूं कि चित्रानुसार है, ये चित्र है और ये किसी धरातल पर पड़ा है आराम से। ठीक है, ये ब्लॉक है, ठीक है, और ये 5 kg का है। ठीक है, और इस पर बल ऐसे लगा हुआ दोस्तों। ठीक है, और इस पे अगले ने लिखा है 50 न्यूटन। ठीक है, अब ध्यान से यदि अपन देखें इसको, घर्षण रहित क्षैतिज तल पर रखे हुए 5 kg द्रव्यमान के ब्लॉक पर 50 न्यूटन का बल, और इस पे ये ऐसे है। ठीक है, और ये जो कोण दे रखा है ये 60 डिग्री, और ये अपन ने बना लिया। ठीक है, तो
तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपको इस क्वेश्चन से कि जब भी अपन किसी वस्तु पर बल लगाते हैं दोस्तों, मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो जैसे मान लो ये ब्लॉक है और ये किसी धरातल पर पड़ा है। अब यदि मैं इस पे F बल ऐसे लगा रहा हूं तो दोस्तों मेरे को जब किसी चीज को खींचना है तो मैं नीचे झुक के थोड़ी खींचूंगा उसको। भाई मेरे को बराबर से यदि खींचना है तो मैं तो इसको नीचे झुक के खींचूंगा, तभी ये चल पाएगी। ठीक है, तो बल हमेशा किसी वस्तु पर ऐसे लगाना चाहिए कि इजीली से वो वस्तु खींची जा सके। तो बल हमेशा वस्तु पर ऐसे लगता है। तो एक तो ये डायरेक्शन होगी और एक इसके लंबवत डायरेक्शन ये होगी। यहां अपन ने अगले को क्या कहा है, ऐसे कहा है। आप देखो किसी रेडी चालक को बल लगाते हुए देखो कि वो बल कैसे लगाता है, एकदम बराबर में होकर थोड़ा लगाता है, वो आराम से इस हिसाब से उस पर बल लगाता है। ठीक है, अपन खींचते हैं, आपने देखा होगा जो टायर वाला बैग होता है उसके जो हैंडल निकाल के अपन खींचते हैं, तो उसको एक बार फील करो। आप फील करोगे तो बल इधर ही लगाना अपने लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। इसके ये घटक है, ये घटक यदि कोण थीटा है तो एफ कोस थीटा, और ये वाला घटक क्या है, एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा इसको बैलेंस करता है धरातल पे, और एफ कोस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द ब्लॉक। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस गुटके को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, यानी बल लगाने के लिए। तो इसके भी अपन क्या ले लें दोस्तों, ये मैं यहां से मिटा रहा हूं, त्वरण ज्ञात कीजिए, त्वरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अपना ये, तो देखो याद करो, तो ये है, तो ये तो क्या होगी इसकी ऊर्ध्वाधर एक्सिस, और ये क्या होगी दोस्तों इसकी क्षैतिज एक्सिस। तो क्षैतिज एक्सिस तो क्या करेगी भाई, ये एफ साइन थीटा, और ये क्या करेगी एफ कोस थीटा, क्योंकि अब की बार कोण कहाँ से बना हुआ है, यहाँ से बना हुआ है। तो ये वाला घटक इसका एफ कोस थीटा का, और ये वाला घटक इसका लंबवत घटक कितना हो गया दोस्तों, एफ साइन थीटा का हो गया। तो बल का क्षैतिज घटक क्या पूछ रहा है, ब्लॉक पर 50 न्यूटन का बल चित्रानुसार लग रहा है, ब्लॉक का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो एफ कोस थीटा तो दोस्तों क्या कर रहा है, गुटके को बैलेंस करेगा खाली। तो गति के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एफ साइन थीटा। तो बल का क्षैतिज घटक, बल का क्षैतिज घटक क्या हो गया भाई, एफ साइन थीटा। ठीक है, पर रखे हुए 5 केजी द्रव्यमान के ब्लॉक पर 50 न्यूटन का बल लग रहा है। तो ये क्या हो गया, एफ कितना है भाई 50, और इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान √3/2, तो ये क्या हो गया 50 गुणा √3/2, और ये क्या हो गया दोस्तों न्यूटन। ठीक है, अब त्वरण गति के द्वितीय नियम से F बराबर क्या होता है, m × a, लेकिन यहां तो क्या है F है क्षैतिज घटक, यानी F साइन थीटा। तो दोस्तों a बराबर क्या हो गया, F साइन थीटा अपॉन m। तो F साइन थीटा कितना है 50 गुणा √3/2 बटे m बराबर कितना 5 kg। ठीक है, 5 से ये कट गया तो क्या आ गया भाई 10√3/2 बराबर 5√3, और क्या पूछा त्वरण, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसके आज जो 3 क्वेश्चन है दोस्तों, तीनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यदि ऐसे क्वेश्चन आपने लगाए हैं तो ही एग्जाम में आप इनको सही कर पाओगे। आसान है लेकिन कंसेप्ट अच्छी है। जैसे ये है, तो यहाँ अपन कौन सा बल यूज करें, आधे बच्चे इसको 50 न्यूटन बल यूज करेंगे, एफ की जगह 50/5, 50 में 5 का भाग देंगे, 10 आंसर निकाल के आएंगे। लेकिन आंसर 10 नहीं है, क्योंकि एफ कोस थीटा तो इसके वेट को, भाई नीचे की तरफ बल कौन लग रहा है, W बराबर mg। तो एफ कोस थीटा तो क्या कर रहा है, W बराबर mg को बैलेंस कर रहा है, तभी तो ये धरातल पर है। और एक इसका लंबवत फोर्स R, जो रिएक्शन फोर्स अपन पढ़ेंगे कि भाई रिएक्शन फोर्स लग रहा है। तो ये दोनों बल तो एक डायरेक्शन में जो इसको बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन गति के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट कौन सा है, एफ साइन थीटा। तो इसके त्वरण के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा कंपोनेंट होगा, एफ साइन थीटा होगा। यही इसमें क्या है दोस्तों, कंसेप्ट है। क्या है, कंसेप्ट है। ये चैप्टर है वो बहुत आसान है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल है वो अपन प्रैक्टिस करेंगे तो ही सही कर पाएंगे। तो आपको अच्छे से समझ के इसके न्यूमेरिकल करने हैं, और ये जो 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको 2 बार इनको करने हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।